नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 2023 में जहां जहां चुनावी लड़ाई है, कहा जा रहा है कि वहां के नतीजे 24 की परछाई हैं। यानी कर्नाटक के बाद अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वो राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की यानी सीधी टक्कर है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद जोर तोड़ से गई हुई सत्ता को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, फिर वो सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता ही क्यों ना हो। आज महाकौशल क्षेत्र के जबलपुर से प्रियंका गांधी ने चुनावी अभियान की शुरुआत की और सॉफ्ट हिंदुत्व का नजारा जमकर दिखा। प्रियंका गांधी ने नर्मदा तट पर पूजा अर्चना की, सड़कों पर हनुमान जी की गदा भी देखने को मिली। पूजा के वक्त भी हनुमान जी के गेटअप में एक शख्स सामने आपको दिख रहा है। यही नहीं, जब प्रियंका गांधी ने लोगों को संबोधित किया तो कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश के लोगों को भी 5 गारंटी के वादे दे दिए। प्रियंका की गारंटी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह और बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से कैसे पार पाएगी, इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। देश का सवाल क्या है? क्या कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग कामयाब हो पाएगा? क्या बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व की काट प्रियंका गांधी बनेगी? क्या प्रियंका की 5 गारंटी एमपी में काम आएगी? सत्ता विरोधी लहर को बीजेपी कैसे रोक पाएगी? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। एडवोकेट अवनी बंसल, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। साथ ही साथ किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना से हमारे साथ हैं। पवन सिन्हा सर, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। और आलोक मेहता जी, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ हैं। पवन सर, आपसे ओपन करना चाहूंगा शो, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर बहुत सारी डिबेट्स हमने करी। जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था, वहां बजरंग बली चल रहे थे। यहां पर हम देख रहे हैं हर चौराहे पर गदा दिख रही है और घूमती हुई गदा है। ब्राह्मण खड़े, शंखनाद हो रहा है और नर्मदा की पूजा भी हो रही है। वहां पर भी एक हनुमान जी की ड्रेस पहने आदमी बैठा हुआ है। तो बीजेपी का जो एक आप कहिए जो अपनी पिच है हिंदुत्व की, उस पिच पर कांग्रेस बैटिंग करना चाहती है। क्या आसान होगा? हालांकि यह प्रयोग कर्नाटक में नहीं चल पाया था। बजरंग बली का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि गदा खूब देखने को मिली। हालांकि कमलनाथ जी ने भी एक, जहां तक मुझे याद है, एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति बनाई थी और वो खुद हनुमान भक्त है। पवन सर, देखिए, बीजेपी ने जो तैयारी की, जो उनकी अपनी ग्राउंड है, जिस पर उन्होंने एक हिंदुत्व को खड़ा किया आज से 9 साल पहले, तो उसी को अब एनकैश करने की तैयारी बाकी पार्टीज कर रही हैं, क्योंकि वो ये समझ गई हैं कि मेजॉरिटी सपोर्ट की जरूरत उनको है
माइनॉरिटी सपोर्ट से केवल गवर्नमेंट्स नहीं बनाई जा सकती हैं। ठीक है। और वहां आने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक वर्ग जो है, और खासतौर से यूथ का एक वर्ग है जो बहुत हार्ड हिंदुत्व को नहीं समझता, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व में उसका इंटरेस्ट जाग सकता है। और सॉफ्ट हिंदुत्व एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका विरोध मुसलमान भी नहीं करे शायद। तो इसीलिए ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके वो आगे बढ़ेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम एंटी हिंदू नहीं हैं, हम एंटी मुस्लिम भी नहीं हैं, और हम प्रो डेवलपमेंट पार्टी हैं। तो इससे उनको ये लगता है कि जिस तरीके से कर्नाटक और हिमाचल में उन्होंने अपनी जगह बनाई, तो उसी तरीके से यहाँ बना सकते हैं। यद्यपि ये रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस के जो इतिहास को पढ़े हैं वो समझ सकते हैं, खासतौर से जो 76 से उन्होंने इतिहास को देखा है, तो वो समझ सकते हैं कि कांग्रेस प्रो मुस्लिम ही ज्यादा रही है और वो शायद वोट ना करें, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेटेजी के तौर पे कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट तो शुरू हो ही गया। ठीक है, तो मैं एडवोकेट अवनी बंसल जी हमारे साथ हैं, भोपाल से जुड़ रही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अवनी जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय जी हैं, हमने वहां देखा विवेक तनखा जी थे, बनोट साहब थे, एक लीडर्स है और आमने सामने की लड़ाई है। कोई ऐसा नहीं है कि जहां तीन पार्टी होती है वहां दिक्कत होती है, बाइपोलर हमेशा रहा है। और कांग्रेस का वहां प्रदर्शन अच्छा होता है जहां सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी से होती है। तो क्या आपको लगता था कि ये एक सॉफ्ट हिंदुत्व अगर साथ में लेकर आप चलेंगे? अब ये मत कहिएगा कि बिल्कुल कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है। जिस तरीके से ब्राह्मणों ने शंख मचाया, नर्मदा की पूजा अर्चना करी गई, हर तरफ गदा दिखे, हनुमान जी की बेस में एक व्यक्ति दिखा, तो ये कैओस लगाया गया कि प्रियंका जी ने भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन ली है। और राजनीतिक तौर पर हम उसका कोई विरोध भी नहीं करते, आपकी पार्टी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता था कि हाँ, वो जो एक स्विंग वोटर है, जो नया वोटर है, जैसे पवन सर ने कहा यूथ है, जो बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर नहीं है लेकिन थोड़ा देखना चाहता है, क्या उनके नेता भी आस्था और विश्वास रखते हैं, वो लाइन पकड़ी है आपने? देखिए, प्रियंका दीदी चुनावी प्रसार के लिए नहीं आई थी। हमें लगता है कि वो जो शपथ ग्रहण का जायजा लेने आई थी कि कैसे होगा, और हमें ये भी लगता है कि मामा को अब संन्यास ले लेना चाहिए। अब भैया और दीदी हैं और पूरी मध्य प्रदेश की सारे वरिष्ठ कांग्रेसियों की जो टीम है वो सशक्त है। वो ना सिर्फ परिवार में माँ का, पिता का, लेकिन छोटे भाई बहनों का, परिवार में सब लोगों का ध्यान रख सकते हैं। देखिए, ये जो मीडिया नैरेटिव चलता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारा जो लाइन है वो बड़ा क्लियर है। हिंदुत्व जो है वो बीजेपी का कॉन्सेप्ट है और लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि हिंदुत्व का मतलब ये एक ऐसा देश जिसमें बाकी धर्म के लोग सम्मिलित ना हों। लेकिन हम आज जो कमलनाथ जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा, उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो मैं भी हिंदू हूँ और बहुत सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन माँ नर्मदा जो हैं वो माँ हैं। हम सारे नर्मदांचल वाले जो लोग हैं वो माँ नर्मदा को माँ कहते हैं। और माँ जो है वो केवल हिंदुओं की माँ नहीं है, वो मुसलमानों की भी माँ है, वो सिखों की भी माँ है, वो ईसाइयों की भी माँ है। तो जिस किसी को भाजपा ने माँ बोला है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर गाय, तो किस तरह से बजरंग दल वाले जो हैं वो गौ माता की तस्करी में पकड़े गए, किस प्रकार से इन्होंने अलग अलग धर्म के लोगों को झूठे तरीके से फंसाया गया, ये सबके सामने है। तो ये सिर्फ माँ कहते हैं, ये माँ मानते नहीं हैं। लेकिन आज दीदी ने जो नर्मदा पूजन करी, उसमें ये कहीं ना कहीं झलका कि हम अपनी माँ के साथ, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है नर्मदा में रेत का अवैध उत्खनन, इसे रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रतिबद्ध है। क्योंकि आपने इसी दिशा में हम आगे काम करेंगे। आपने कहा कि वो देखने आई थी हिंदुत्व, लेकिन हमारी ये लाइन है शपथ ग्रहण समारोह कैसे हो। एक मिनट रुकिएगा आपने जी, एक मिनट आ रहा हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार सकती है? कांग्रेस ही तो यही कह रहे हैं कि सरकार बनने वाली है। देखिए, इस तरह की बातें करना कांग्रेस की को मुबारक है। आप पूरी जनता का पूरी तरह से उसके मैंडेट को, सबको आप उसको डिस्काउंट कर रहे हैं और अंडरमाइन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अभी आपने ये जो अहंकार की बातें करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात है, अभी हमारा विषय है हिंदुत्व के ऊपर आप बात कर रहे हैं। आप ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि
कर्नाटक में तो ये मुस्लिम अपीजमेंट करेंगे, केरला में इनको मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी दिखती है, पश्चिम बंगाल में और आसाम में वही मुस्लिम लीग कम्युनल दिखती है। यहाँ पे ये गुजरात के इलेक्शन में शिव भक्त बन जाते हैं, जनेऊ निकाल के दिखाते हैं, और जगह जगह पे कहाँ पे मुस्लिम परस्ती, कहीं पे हिंदू मठ मंदिर, और जिस तरह के कर्नाटक के इलेक्शन में हमने देखा, तो अल्टीमेटली यह कांग्रेस का पूरा जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है इस वक्त कंफ्यूज है। जैसे विदेश में जाके भारत को अंडरमाइन करेंगे, प्रजातंत्र नहीं है, इनटॉलरेंस है, मुस्लिम्स की यहाँ पे हालत खराब है, मुस्लिम्स यहाँ पे मान रहे हैं कि पूरे विश्व में मुस्लिम्स का जिस तरह से भारत में जिस तरह से सम्मान और जिस तरह से उन लोगों का रख रखाव हुआ है वह अलग तरीके का है। तो अल्टीमेटली हम तो ये जानना चाहते हैं कि क्या राम मंदिर पे कांग्रेस का जो पूरी टीम थी, राम मंदिर के अंदर जो रुकावट लगा के खड़ा होना चाहते थे, वह क्या इनका विचार बदल गया? क्या ट्रिपल तलाक में इनका विचार बदल गया? क्या जो हिंदुओं का शोषण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आसपास के कई देशों में होता है, उसके ऊपर इनका क्या स्टैंड है? एक बार रिप्लाई दे रही है अपनी, फिर आगे चलता हूँ। आलोक जी के पास भी जाना है तो और ये सारी बातों पे स्टैंड क्लियर करे। केवल स्टैंड क्लियर कर दी। क्या कोई मिक्स पॉलिसी है कांग्रेस पार्टी की? पश्चिम बंगाल, केरल में अलग स्टैंड होगा, कर्नाटक में अलग स्टैंड होगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में अलग स्टैंड होगा। अपनी जी एक छोटा सा रिप्लाई। नहीं, ये जैसे इनकी लीडरशिप कंफ्यूज है, ये सोचते हैं जनता भी उसी तरह ठीक है, कंफ्यूज हो। मैं उसका रिप्लाई लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। अपनी जी आ रहा हूँ, किशोर जी आ रहा हूँ। देखिए, कर्नाटक में मोदी जी ने एड़ी जोड़ी की पूरी मेहनत कर ली, लेकिन कर्नाटक ने बता दिया कि लोग किसके साथ खड़े हैं। मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, ये जो, हाँ मैं आपका जवाब दे रही हूँ सर, ये जो लड़ाई है मध्य प्रदेश में, ये अब चुनावी लड़ाई नहीं है, ये अब कांग्रेस और भाजपा के बीच की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है कि अब इस देश में लोकतंत्र रहेगा या राजतंत्र रहेगा। जिस प्रकार से मोदी जी ने संसद का जब इनॉग्रेशन किया तो वो सिंगोला को लेके चले, वो लोगों को लगता है कि उनका जो अहंकार है, उन्हें जो लगता है कि वो राजा हैं, उन्हें लगता है कि हम सब जो है ऑटोक्रेसी में रहते हैं। तो ये अब जनता जवाब दे रही है कि आपका ये जो लोगों को बहकाने का समय है अब ये खत्म हो गया है। ये लोकतंत्र, ये प्रजातंत्र है सर, ये राजतंत्र नहीं है। और अब आपकी जो तानाशाही है, 14 का चुनाव ने थोड़ा सा ट्रेडिशन पॉलिटिक्स का बदला, ये मैं मानता हूं, और शायद पवन जी इसमें ऐड भी कर देंगे। 14 के बाद से थोड़ी पॉलिटिकल जो एक आप कहिए रूटीन था वो बदला। मंदिर जाना, जो पौराणिक जगह है वहां जाना, त्योहार साथ में मनाना, फोटो पोस्ट करना, पूजा करते हुए डालना, संस्कृति को बढ़ाना, ये सारी चीजें आई हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि साहब, चाहे वो ठाकरे साहब हो, चाहे कोई और पार्टी के नेता हो, वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इसको सार्वजनिक जीवन में लाना, ये 14 के बाद से शुरू हुआ। किशोर जी देखो, सब पैनलिस्ट को मेरा नम्रदेय नर्मदा माता का सबको प्रणाम। अब मुझे लगता है प्रियंका जी को मां नर्मदा ने बुलाया था और वो आवाज लेके आई, लेकिन उन्होंने जो गदा लेके आई वो कर्नाटक वाला गदा है जो बीजेपी को उन्होंने अच्छे से मारा। गोपाल कृष्ण जी गदा देख लो, यही गदा चलेगा अभी भारत में। अब मैं बताता हूँ, ये जो धार्मिक विधियां वगैरह जो है, आपके सामने बैठे हैं तो ये नकली। अरे रुको ना, रुको, आप बीच में मत बोलो। अरे बीच में बोल रहे, मैं मुझे पूरी बात रखने दो। रजत राकेश टंडन, मुझे मेरी बात रखने दो। एक मिनट गोपाल जी, एक मिनट, किशोर जी आप कंप्लीट करिए। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, असली और नकली हनुमान भक्त में फर्क कर दो। ठीक है, किशोर जी अपनी बात पूरी करिए, फिर आलोक जी के पास भी जाना है। देखो ये क्या है, मचल गए हैं ये लोग। अभी मैं आपको बता रहा हूं, जो पांच मांगे इन्होंने बताई है, देखिए आप समझ लीजिए। उन्होंने जो गारंटी दी है, तो महिलाओं का सबलीकरण, किसानों का कर्जा माफ, ओल्ड पेंशन स्कीम, अरे 500 रुपए में सिलेंडर। एक मिनट, ऐसी डिबेट नहीं होती।
रजत, ऐसी डिबेट नहीं होती है। मैं तो आप मचल गए। कंप्लीट करिए ना सर, अब- मैंने आपको मौका दिया, आप कंप्लीट करिए। अरे ये 5 गारंटी जो दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत में अगर ये 5 गारंटी अगर देते हैं तो इनका सुपड़ा साफ है बीजेपी का। अब मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश के अंदर मेरी बहन अवनी बंसल ने बोला, तो पिछले वक्त ही जनता ने किसकी सरकार बनाई थी? कांग्रेस की। लेकिन बीजेपी को जमा तब नहीं। क्या प्रॉमिस उन्होंने किया था जैसे, किसानों का अरे कर्ज माफ यार, करने का? किया आपने? ये ये है ना, इनको पराजय अरे अभी से आपने ही मान्य है। आपने आपने पिछली बार भी कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे मध्य प्रदेश में। सर ये नहीं बीच किया में तब नहीं आपने बोलने देना कहा। चाहिए ठीक है, आपको, एक मिनट क्योंकि गोपाल जी, इससे एक जो है मिनट, वो एक बार डिबेट का कंप्लीट स्तर कर फिर लीजिए। उतरेगा। ठीक है, जो अवनी बात जी, की मैं जा बोल रही रहा है हूं, उनसे अवनी जी, रिक्वेस्ट मैं किया बोल जाए रहा कि हूं, कंप्लीट करने अवनी दिया जी जाए। मैं बोल रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। गोपाल जी, मैं चाहता हूं ना, जिसका वक्त हो एक बार बोल ले, जिस चीज से असहमति हो देखिए, किशोर जी आप कंप्लीट मैंने करिए। बोला, देखिए, प्रियंका जी ने सामाजिक न्याय का बिगुल अभी फूका है और महागठबंधन इन सब मांगों को लेके चलेगा। जिसको मोदी जी रेवड़ियां बोलते हैं, जिसको मोदी जी बोलते हैं कि देश का दिवाला निकल जाएगा। और आप बता, 3-4 आपका लाख नटशल करोड़ कहना ये है कि जो वो गारंटी योजना कर्नाटक में थी, सेम चीज। ठीक है, आलोक जी के पास। आलोक जी, मैं थोड़ा सा हिंदुत्व वाली बात, पैनलिस्ट है वो डिस्कस करें। नहीं, उससे हटकर आ रहा हूं किशोर जी, आ रहा हूं, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट आलोक जी को जोड़िए। आलोक जी, दो चीजें हैं। जो लॉन्चिंग हुई प्रियंका गांधी वाड्रा जी की, वो लॉन्चिंग हुई, वो जाती थी कैंपेन करती थी, पहला ऑफिशियल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज यूपी, फेलियर, कहना गलत नहीं होगा। उसके बाद हिमाचल में उन्होंने अकेले प्रचार का जिम्मा संभाला, सरकार आई। कर्नाटक में लगातार प्रचार किया, सरकार आई। अब मध्य प्रदेश में आज से उन्होंने आगाज कर दिया, जो शंखनाद कहा। तो क्या वो राइज ऑफ अ पॉलिटिशियन आपको दिखता है? क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं, साउथ बहुत बार गई, तो जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम था राष्ट्रीय विपक्ष के नेता का, क्या उसको प्रियंका गांधी फुलफिल कर रही है उस स्पेस को? क्या कांग्रेस के मुझे लिए तो इंदिरा जी का चेहरा दिखता है उसमें। किशोर जी, इंदिरा जी का चेहरा आप दिखता बिल्कुल है। ठीक है, ये बहुत जमाने से। क्या आपको लगता है कि वो जो एक वैक्यूम है कांग्रेस में, वो पूरा कर रही है? आलोक जी। देखिए रजत जी, मैं दो बातों पर ध्यान दिलाऊं। एक, आपका सब्जेक्ट यदि मध्य प्रदेश है तो निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत कांग्रेस ने की है, एक बड़े भव्य रूप में और सब नेताओं को साथ लेकर के और संतुलन के साथ प्रियंका गांधी को वहां ला करके एक बड़ा, जैसे कह सकते हैं कि मॉरल बूस्टिंग फॉर पार्टी के लिए होना, लोगों के मन में एक मैसेज जाना, और जैसे उन्होंने कह दिया मैं वायदे कर रही हूँ कर्नाटक, इसलिए ये सही है। हिंदुत्व की लाइन लेना, उस पर मैं और आगे बोलूँगा। मेरा ये कहना है कि हाँ, जो उन्होंने वायदे किए हैं वो एक बड़ा, चूंकि हमेशा विकास के कार्य पर ही लोग अब वोट देने लगे हैं, चाहे मध्य प्रदेश में जो दावे बीजेपी शिवराज जी ने जो काम किया है उसकी परीक्षा भी होगी, और ये जो वायदे किए हैं ये एक लोगों के लिए एक नया स्पिरिट लाएंगे कि चलिए वायदे पूरे हो सकते। प्रियंका गांधी निश्चित रूप से, बल्कि वो 10 साल पहले आ सकती थी, आप भी जानते हैं कि 2011 से उनके लिए बात थी कि वो नेतृत्व में आगे आए, लेकिन राहुल जी आए, वो विफल होते गए, और इसलिए प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस। लेकिन देखिए, जो आपने विषय रखा कि प्रियंका और राहुल दोनों भाई पूरा विजय ला देंगे, उत्तर प्रदेश बिहार अभी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से जहां पार्टी का क्षेत्रीय जो पति हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, और आज आपने ध्यान दिया नर्मदा के किनारे दिग्विजय सिंह जी नहीं थे, कमलनाथ जी थे। दिग्विजय सिंह जी जो दूसरा एजेंडा है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो, जबकि वो भी बहुत पूजा पाठ वाले हैं, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सही बात यह है कि वो वहाँ उनको न रख करके भी एक मैसेज है, कमलनाथ जी को आगे रखा गया, सभा में सुरेश पचौरी। और मैं याद दिलाऊं, कांग्रेस का ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी धर्म के कार्ड को, हिंदू कार्ड को भी इसी क्षेत्र के स्वामी स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य जो अब नहीं रहे, उनके पास इंदिरा जी जाती थी, शंकर दयाल शर्मा जाते थे, और सब नेता, मोतीलाल वोरा, जितने आप कहें कांग्रेस के भी और बीजेपी के लोग भी निश्चित रूप से शंकराचार्य होने के नाते जाते रहे हैं। तो इसलिए हिंदुत्व का मुद्दा भी जोड़ दिया। ये दिखाना मध्य प्रदेश में जरूरी था। पिछली बार जो हार हुई है उसमें मध्य प्रदेश से जीते थे, लेकिन लोगों में नाराजगी दिग्विजय पर थी, और दिग्विजय जी का जो कई बार वो इतना एंटी उस तरह से लेते रहे सेकुलरिज्म की दृष्टि से, जिससे कि लगता है वो मुस्लिमों के वही एक सबसे बड़े प्रवक्ता हो सकते हैं या उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उसको मिक्स कर दिया है
और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ये कहना कि 2024 नहीं कही, 2023 का तो मैं मान 24 तक सकता जाए, हूं। मैं बिल्कुल सीमित रख रहा हूं, डिबेट यहीं तक सीमित, मैं 24 की कहीं तुलना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब भी बात होगी तो ये हमेशा कहा जाएगा कि ये 3 वो राज्य थे जो कांग्रेस की झोली में पिछली बार आए थे। मध्य प्रदेश वापस चला गया था आपसी खींचतान के चलते, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा में जो सीटें थी वो नहीं मिली थी। आप देखिए, राजस्थान 0 सीट्स, छत्तीसगढ़ 1 सीट, मध्य प्रदेश 1 सीट। अवनी जी, राज्यों में जहां बाइपोलर इलेक्शन है वहां कांग्रेस पार्टी अच्छा करती है, लेकिन लोकसभा में वो चीज रिपीट नहीं हुई। ये बड़ा आश्चर्यजनक था हमारे लिए भी पिछली बार। देखिए, एक बात समझना ज़रूरी है। जब अभी राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आए और उन्होंने कहा कि 150 सीटें हम जीत रहे हैं, तो राहुल गांधी जी और मोदी जी का जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के पहले और बाद में भी लगातार कंपैरिजन हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये समझ में आया है लोगों को कि जिस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च किए गए ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी जी अप्रासंगिक हैं, या देखिए मोदी जी कितने बड़े नेता हैं, लेकिन मोदी जी की सच्चाई जो है वो अब लोगों को नजर आ रही है और 2024 में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक बात जो मीडिया पैनल में उठी उसका भी मैं संक्षिप्त में जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड ये है कि धर्म जो है वो एक आचार का मुद्दा है, एक विचार का मुद्दा है, धर्म प्रचार का मुद्दा नहीं है। और भाजपा के लिए धर्म हमेशा प्रचार का मुद्दा रहा है। हम हिंदू हैं, हम इस बात से नहीं मुकरते कि हम हिंदू हैं और हम गर्व से हिंदू हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि मध्य प्रदेश के लोगों का ये सवाल है कि भाजपा जो है वो व्यापार की पार्टी है, वो सौदेबाजी की पार्टी है। पिछली बार भी लोगों ने कांग्रेस को चुनकर लेकर आए, लेकिन इन्होंने इसे एक व्यापार बना लिया है। इन्होंने मां नर्मदा को भी व्यापार बना लिया है। तो अब हमारा ये सवाल है कि मध्य प्रदेश में इस बार के जो चुनाव होंगे वो एक तरह से मुद्दों पर होंगे। वो किसानों के मुद्दे पे होंगे, वो बेरोजगारों के मुद्दे पे होंगे, वो महिलाओं के मुद्दे पे होंगे, वो धर्म के प्रचार पे नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन इस देश में हिंदुइज्म और हिंदुत्व, इसका अंतर अब लोगों को धीरे धीरे साफ साफ तौर पर गोपाल समझ जी, में आना हिंदुइज्म शुरू हो और गया है। हिंदुत्व और उसी के बिल्कुल साथ बहुत भाजपा का हल्की जो सी पतन है लकीर वो है, भी शुरू हो लेकिन अवनी जी यही कह रही कि साहब धर्म का प्रचार प्रसार पे वोट नहीं होगा, मुद्दों के आधार पर चुनाव होंगे। कितनी हास्यास्पद बात है ये रजत जी। आज धर्म का प्रचार मध्य प्रदेश में किसने शुरू किया? सब जगह हनुमान जी की गदा लेके जा रहे हैं, और ये कितना मतलब बेवकूफ समझते हैं जनता को क्या? आपने कर्नाटक में देखा तो किसानों के मुद्दे पे बजरंग जवाब दल- जी, एक बार complete दीजिए, कर महिलाओं लीजिए। के मुद्दों पे जवाब दीजिए, अपनी बेरोजगारों के मुद्दों पे जवाब अपनी दीजिए, अपनी इन पे भी जवाब दीजिए ना। देखिए अपनी जी, फिर क्या होगा ना, फिर आप बोलेंगी, मैं फिर अग्रवाल साहब को नहीं रोक पाऊंगा। अगर आपने 2-3 मुद्दों की बात कही, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं उसके सिर्फ बाद इतना जहां कह रही हूं सहमति कि हो इन बोलेगा। सवालों का अग्रवाल भी साहब जवाब बोलिए। दें जी, इन सवालों का जवाब दें। मेरा देखिए, इतना पॉइंट है, इन सवालों का जवाब दें। धर्म का मुद्दा इन्होंने कहा कि धर्म पे हम राजनीति नहीं करते। जितनी भी कांग्रेस की राजनीति है, जहां मुस्लिम वोट बैंक बनाना है तो ये कहेंगे कि मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पे, संसद के अंदर इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुसलमानों का इस देश में संसाधनों पे पहला हक है, वहां पे मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करना है, वहां पे ये भाषण आएगा। जहाँ पे इन्हें अब हिंदुओं का लगा कि यहाँ पे हिंदुत्व की ज़्यादा बात हो रही है, तो ये गदा लेके पहुँच गए। धर्म की राजनीति इस देश में 60 साल से कांग्रेस ने की है। सच्चर कमेटी ने इनकी पोल खोल दी, मुसलमानों को डरा के बताना। अल्टीमेटली शाहबानो का केस देख लीजिए, जिस तरह से इन्होंने राजनीति की है, पूरी धर्म आधारित राजनीति की है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है, हमारे मैनिफेस्टो में क्लियर है कि हम राम मंदिर बनाएंगे। 1952 से हम लोग इस बात को लेके, जब से भारतीय जनसंघ और 1985 आप में थोड़ी बना रहे हो, तो सर्वोच्च भारतीय न्यायालय जनता के निर्णय पार्टी पे एक हो रहा मिनट है। किशोर जी कंप्लीट कर हमारा लीजिए। बना रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है, हमारा स्टैंड बिल्कुल अभी क्लियर मध्य है प्रदेश कि के इस चुनाव देश पर में चर्चा धर्म है। की राजनीति और मुद्दों पे नहीं क्या है। कहना है? क्या रहे हैं? किसानों के मुद्दों गोपाल पे जी, क्या जो कहना है? मेरी जानकारी है, बेरोजगारों के सर, मुद्दों पे सर, क्या अपनी कहना है? जी, एक मिनट, गोपाल जी, महिलाओं के मुद्दों पे जो क्या राम कहना है? मंदिर वाला नहीं इशू आपने होगी। बताया है, अगर गोपाल जी, इस देश में गोपाल जी, राम मंदिर जो बनना राम है, मंदिर बार-बार वाला राम इशू मंदिर आपने पर आ बताया जाते है, बनना है, अरे तो हम भी कांग्रेस हिंदू हैं, कांग्रेस इंसानों ने की बात करिए, उस समय महिलाओं की बात सीडब्ल्यूसी की करिए, बैठक बुलाई थी युवाओं और की एक बात प्रस्ताव करिए। पारित किया था कि हम कोर्ट के जजमेंट को मानते हैं। पहला
दूसरा, अगर मैं गलत होऊंगा तो उसको सही करिएगा। गोपाल जी, जो राम मंदिर निर्माण चल रहा है उसके लिए चांदी की ईंट और दक्षिणा मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी भिजवाई है। अवनी जी थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए। खड़े रहेंगे जन कल्याणकारी योजनाओं में। जरा मैं ऐड कर दूं। सवाल मुझसे है। रजत भैया ऐड कर लूं मैं भी। आ रहा हूं किशोर सर, आ रहा हूं। अवनी जी जवाब दीजिए। लगातार बोल रहे हैं, पीछे से ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है आपका। नहीं होने देंगे तो कैसे इनकी बात चलेगी जब तक मेरी बात को। देखिए, आपने एक बात देखा कि जब भी मैंने सवाल पूछा, आज कमलनाथ जी का भाषण सुनिए, आज प्रियंका दीदी का भाषण सुनिए, उन सबने तो वह कांग्रेस कर रहा है। उन्होंने लगातार ये सवाल पूछे कि किसानों के लिए भाजपा ने क्या किया, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर क्यों मध्य प्रदेश टॉप पर है, क्यों जो युवाओं की बेरोजगारी का जो दर है, जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्यों भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता इन मुद्दों पर बात नहीं करते। ले दे के डिबेट किसी भी टॉपिक पर हो, आप हमेशा देखेंगे कि उनका सारे डिबेट जो है वो राम मंदिर पे खत्म होते हैं। तो आप क्या धर्म का प्रचार किस प्रकार से कर रहे हैं? और मेरा तो एक छोटा सा सवाल है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो टीवी डिबेट पे लोगों को समझा दे कि आपके हिंदुत्व का मतलब क्या है, और नहीं समझा सकते तो मैं समझा देती हूँ। आपके हिंदुत्व का मतलब है कि भारत में केवल हिंदू लोग रहें और बाकी सारे धर्म के लोग जो हैं वो दोहम दर्जे के रहें। हमारा ये कहना है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ हिंदू भी रहेंगे, यहाँ मुसलमान भी रहेंगे, यहाँ सिख भी रहेंगे, यहाँ ईसाई भी रहेंगे, और यहाँ सभी लोग गर्व से रहेंगे क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो ये जो हिंदुत्व आप बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, राम मंदिर को बार बार मुद्दा बनाने से आप हिंदुओं की भावनाओं को भी हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू जो अपने आप को मानता है वो मुसलमान को दोहम दर्जे का नहीं मानता, वो ईसाई को दोहम दर्जे का नहीं मानता। वो जानता है कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, वो सभी लोगों को साथ लेकर चलने के लिए बना है। ठीक है। तो आप जब हिंदुत्व को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मैं हिंदू और हिंदुत्व की मेरी बड़ी भावनाओं को बहस हर्ट है। होता आ रहा है। हूं, राम मेरे भी भगवान है, एक बार सीता पवन माँ सर को मेरी ऐड भी कर माता लें। है, लेकिन पवन आप सर, हिंदुत्व अगर को कोई हमेशा नेता, डिवीजन मान के लीजिए तौर आज पर देखते प्रियंका हैं। गांधी आप जी उसको गई, हमेशा विभाजन आ रहा हूं के लिए अवनी जी, यूज आ रहा हूं, करते एक मिनट हैं। रुकिएगा, उससे आ मेरा रहा विरोध है। हूं, आ रहा हूं पवन सर के पास। पवन सर, ये विजुअल्स हम प्ले कर रहे हैं, आप भी अगर स्क्रीन शेयर करके हैं तो आप देख सकते हैं इसको, या आपने सुबह से सोशल मीडिया पर देखा होगा। जहां गदा है, गदा घूम रही है, हनुमान जी वाले रूप में कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, शंखनाद हो रहा है, नर्मदा का विधिवत रूप से पूजा अर्चना और आरती भी हो रही है। जब ये दृश्य चलता है, बहुत तेज जमाना है, हमको इंतजार नहीं करना पड़ता कि हम टीवी खोले देखें, आजकल सोशल मीडिया पर हमसे पहले लोग दिखा देते हैं, ये कहना गलत नहीं हो। तो जब ये दृश्य चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट होता है, तो इसकी मारक क्षमता क्या होती है? आदमी के दिमाग में क्या चलता है? अच्छा शब्द है, मारक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होगी। कारण यह है कि जिन लोगों ने हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ अपने लिए बनाया है, वो अभी इन चीजों से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि वो उससे आगे का हिंदुत्व देख चुके हैं। तो वो लोग तो प्रभावित नहीं होंगे। और निश्चित रूप से जो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, मैं गैर राजनीतिक बात कह रहा हूं कि उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो कृष्ण जन्मभूमि का है, उनके दिमाग का कॉन्सेप्ट राम जन्मभूमि का है, उनके दिमाग में महाकाल का कॉन्सेप्ट है, उनके दिमाग में काशी विश्वनाथ का कॉन्सेप्ट है, और उनके दिमाग में वंदे मातरम और भारत माता की जय का कॉन्सेप्ट है। ऐसे कोई भी व्यक्ति इन सब चीजों से खुश तो हो सकते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए मारक क्षमता बहुत अधिक नहीं होगी। और इन चीजों से अपनी कैंपेन शुरू करना मैं अच्छा संकेत मानता हूं। ये हिंदुत्व की जय है, हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन अल्टीमेटली ये पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुस्लिम्स को खुश रखना है और मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ जाना है, हिंदूज को खुश रखना है, हिंदू ध्रुवीकरण की तरफ जाना है, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये तो कहीं ना कहीं सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी सभी राजनीतिक दलों को। तो अपना रास्ता इनका कठिन तो है ही, लेकिन आगे ये देखना है कि प्रियंका जी किस तरीके से उस रास्ते को तय करती हैं। ठीक है, किशोर जी आपके पास हिंदू हृदय सम्राट एक बाला साहब, अवनी जी अवनी जी, तो ये हिंदुत्व की जो एक आप कहिए ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई देश में था, तो ये कहना बिल्कुल नहीं गलत होगा कि लेट बाला साहब ठाकरे साहब थे। क्या उसी हिंदुत्व को आपने छोड़ा जिसका नुकसान आज आप उठा रहे हैं? पहला।
दूसरे दलों ने भी इस हिंदुत्व की लाइन को पकड़ा है और अपने हिसाब से, कंफर्ट लेवल के हिसाब से पकड़ा है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, चाहे वो दक्षिण का आदमी हो या फिर जम्मू का आदमी। हर राजनीतिक दल ने इसको पकड़ा ही है, किसी ने छोड़ा नहीं है इसको। किशोर जी देखो, बीजेपी के, मैं आलोक जी के डोमेन में ये बात छोड़ूंगा कि बीजेपी से हमने नाता तोड़ा यानी हिंदुत्व से नाता तोड़ा, ये समीकरण गलत है। मैं अभी बता रहा हूं। और आपकी जो बात थी, देखिए आज ही सब दूसरे चैनलों पे सर्वे चल रहा है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी जनाधार के साथ आ रहे हैं। मैं पवन जी एक बात बोलूंगा आपको, मां नर्मदा के इसमें आने का आपने स्वागत किया। मैं तो देखता हूं कि सारे देवता लोग भी मुक्ति के लिए यहाँ आए थे, ब्रह्मा जी भी यहाँ आके साधना की नर्मदा के किनारे, और हिमालय से ज्यादा नर्मदा का महत्व है। तो मां नर्मदा के किनारे आने के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी उनका गोल मिलेगा। और भारत में ये जो अभी एक तानाशाही चल रही है, ये प्रजातंत्र को खतरा हो गया है। ये जो बहुत ज्यादा ईडी सीबीआई का इस चीज का सम्मान करते हुए मुझे लगता है कि जो गारंटी दी है, कांग्रेस जो गारंटी दे रहा है और जिसको कांग्रेस खड़े से विरोध कर रही है, क्योंकि मोदी जी ने कर्नाटक के 5 गारंटी का विरोध किया। अब ये गारंटियां तो मुझे अच्छी लगी। ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान का कर्जा माफ, 500 रुपए में सिलेंडर, और मुझे बताइए मैं। ठीक है गोपाल जी, आपके पास ये, हालांकि आप कह सकते हैं मुफ्त की रेवड़ी, फ्री बीस, लेकिन ये एक चलन हो गया है चुनाव में। आप किसी भी राज्य में जाइए, हर राजनीतिक दल जब अपना मैनिफेस्टो रिलीज करता है तो इस तरीके के 3-4 लोगों को लुभाने वाली चीजें होती हैं, और अधिकतर आजकल 70 से 75% लोग इसको पूरा भी कर देते हैं और जनता भी खिंची चली आती है। इसमें भी कहने में कोई गुरेज नहीं है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, देखिए, अगर जन कल्याणकारी योजनाओं की अगर बात करेंगे तो एक राजनीति होती है आश्वासनों की। हमारे नड्डा साहब ने अभी परसों एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हम लोग आश्वासन की राजनीति नहीं करते, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करते हैं। अब हमारे 9 वर्ष पूरे हुए। जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं में मोदी सरकार ने काम किया है, 11 करोड़ से ऊपर के शौचालय बन गए। क्यों 2-2.5 करोड़ ही शौचालय थे पिछले 60 साल में? क्यों 3-4 करोड़ के बैंक अकाउंट थे जो अब 50 करोड़ बैंक अकाउंट खाते खुल गए? क्यों उज्ज्वला योजना के अंदर 6.5 करोड़ महिलाओं को अब गैस कनेक्शन मिल गया? पहले 1.5-2 करोड़ के थे। पहले 15-20 लाख मकान प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना के अंदर मिले थे, अब 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मकान बन गए। हर घर जल योजना में पहले 2019 में हमने ये योजना शुरू करी, तब 2.5 करोड़ घरों में घर के नल के द्वारा जल था। अब 6 करोड़ से ऊपर घरों में इतने 3 साल में नल के द्वारा जल चला गया। जिस भी क्षेत्र में आप देखेंगे, पर हमारी सरकार ने एक गुड गवर्नेंस और लीकेज प्रूफ डिलीवरी मैकेनिज्म के थ्रू जनता का बेनिफिट किया है। प्रधानमंत्री जी ने कल एक फिगर बताई थी कि जन कल्याणकारी योजना। मैं एक बात बताता हूँ। एक मिनट किशोर जी, एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए। एक किशोर जी कंप्लीट करें। देखिए, आप बोल रहे थे वो नहीं आया बीच में, नहीं, गलत बात है सर, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, एक बार उनको कंप्लीट कर लीजिए। इनका लीकेज, देखिए, मैं रजत जी पूरी बात कर लूं, आप कंप्लीट करिए अग्रवाल साहब। हाँ, अब प्रधानमंत्री जी ने एक फिगर दी है कल, 24 लाख करोड़ का जन कल्याणकारी योजनाओं में पिछले 9 वर्ष में हमने जनता के खाते के लिए सहयोग में राशि खर्च की है। राजीव गांधी के हिसाब से वह मात्र 15% जनता के अकाउंट में जाता, यानी 4 लाख करोड़। हमारे यहाँ पे 24 लाख करोड़ में से 99% उनके खाते में सीधे ट्रांसफर हुआ। अभी मध्य प्रदेश की बात, कल ही शिवराज सिंह चौहान जी ने 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में एक क्लिक ऑफ बटन के द्वारा 1000 रुपया ट्रांसफर। ठीक है, लाडली योजना की आपने बात की, ठीक है, आ रहा हूं। तो फिर यह सारा इकोसिस्टम किसने बनाया? 60 साल में ये क्यों नहीं बनाया?
भ्रष्टाचार में ये लिप्त थे, लीकेजेस में अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं के जेब भरने में ये काम करते थे कांग्रेस वाले। हमने ये 9 साल में इकोसिस्टम मोदी जी ने बनाया जिसके द्वारा एक क्लिक ऑफ बटन से 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 1 सेकंड में पैसा 1000 रुपया चला गया। और तो फिर ये जो लीकेजेस का था, भ्रष्टाचार का था, बैंकों को लूटने का था, जन कल्याणकारी योजनाओं में अपने लोगों को इनएफिशिएंसी काम नहीं करने का था, ये सारा इकोसिस्टम कांग्रेस का बनाया हुआ था। उसको तोड़ के ऐसा जन कल्याणकारी योजनाओं का एक इकोसिस्टम बनाया है कि हर क्षेत्र में जनता मतलब आप इससे कोई गुरेज नहीं है, आप भी इस बात को आ रहा हूँ किशोर जी, आ रहा हूँ ये झूठे एक मुझे पूरा करने देना, मेरा कट गया, आ रहा हूँ किशोर जी, आ रहा हूँ किशोर जी, आ रहा हूँ, अपनी जी आ रहा हूँ, कट गया था ना। इन्होंने पिछले सत्ता में ये प्रॉमिस ठीक है गोपाल साहब, मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूँ, मैं कांग्रेस से इसका जवाब भी मांग लेता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ी राजनीतिक बात मध्य प्रदेश की ग्राउंड की भी करनी पड़ेगी। एक बार आलोक जी के पास फिर चलेंगे। आलोक जी, एडवांटेज किसे है अगर आज चुनाव होता है तो? एडवांटेज किसे है? बाइपोलर 2 ही राजनीतिक दल हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एडवांटेज किसे होगा? बीजेपी को और कांग्रेस को किसे होगा? और 3 बिंदु क्यों होगा एडवांटेज और एज? आलोक जी, अवनी जी आ रहा हूं। देखिए रजत जी, इसमें कुछ जैसा मैंने शुरू में कहा, दोनों पार्टियों में गुटबाजी रही है। भाजपा जो कि सत्ता में है तो उनके यहाँ भी गुटबाजी रही है। उसमें वो कैसे जॉइंटली जो इम्प्लीमेंटेशन है, देखिए कर्नाटक में हार का बड़ा कारण था भ्रष्टाचार, विधायक मंत्री इन सब पर जो था। मेरा ये मानना है कि जो उस तरह के आरोप, लेकिन जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इतना तो मानना होगा, जैसे प्रियंका जी ने शायद ध्यान नहीं दिया, सड़कों का जितना बड़ा काम दिग्विजय सिंह राज में बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैंने 8 साल जाना बंद कर दिया था, इतनी खराब सड़कें थी। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सड़कों के काम को आप नकार नहीं सकेंगे। लोगों को घर दिया गया, किसानों के लिए जो कर सकते हैं, वैसे देश भर में किसानों की एक तरह से अलग जगह। तो मुझे लगता है कि कल्याण योजनाओं में शिवराज पीछे नहीं है। हाँ, उनकी सेध लगाने के लिए उनकी पार्टी में कांग्रेस से ज्यादा विरोधी लोग, उनके यहाँ ये सब ये मानते हैं कि हम कैसे, अब शिवराज जी ये नहीं है, या भ्रष्टाचार का आरोप भी स्थानीय स्तर पर बहुत सारे लोगों पर है, उससे कैसे निपटेंगे? क्या वहाँ इतने विधायकों को बदल पाएंगे? क्या ऐसे जो मंत्रियों पर जो गड़बड़ रही, जो कर्नाटक में तो एक को पकड़ ही लिया था, क्या यहाँ पर ऐसे जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उन पर कठोर कार्रवाई उसके पहले कर लेंगे? तो बीजेपी के लिए, लेकिन हाँ कांग्रेस के लिए एक अवसर है यदि उनकी गुटबाजी, क्योंकि यदि वो समझने लगे, जैसे अभी कह रहे हैं हमारे जो प्रवक्ता हैं कि आ गए, शपथ ग्रहण की ही तैयारी आज हो गई, यदि उस अहंकार से जो दिग्विजय सिंह का कभी होता था, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना ही हम लोगों के बीच में बैठ करके बताते थे, वो अब यदि कमलनाथ जी को तो मनमोहन सिंह सरकार में कितना निगलेक्ट किया गया, मंत्री रहते हुए उन्हें उपनेता तक नहीं बनाया गया। आज भी कमलनाथ को यदि वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट कर देते खड़गे जी के बजाय, आज भी कर दें, प्रधानमंत्री पद के रूप में भी कर दें, तो चाहे कारपोरेट लॉबी कहिए, चाहे जमीन का नेता कहिए, चाहे दूसरे नेता कहिए, तो फायदा होता। लेकिन कांग्रेस इसीलिए गड़बड़ करती है कि कमलनाथ का उपयोग करना है, धन उनसे लेना है और फायदा दूसरों को देना है। उसमें अभी मध्य प्रदेश तक के लिए तो कमलनाथ जी को उन्होंने इसीलिए रखा है कि वो खर्च कर सकते हैं, वो आए भी नहीं, इसलिए रखा है कि वो इंतजाम पॉलिटिक्स में रहे, इतने साल रहे और वो दिल्ली नहीं आए, आते जाते रहे लेकिन किया नहीं। अवनी जी सिर्फ 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, किशोर जी कुछ बोलना चाह रहे थे, किशोर जी कंप्लीट कर लीजिए। ये देखो, आपने बोला कि बहस यह मध्य प्रदेश के आज के कार्यक्रम पे है और विधानसभा के आने वाले चुनाव की तैयारी पर है। तो मैं गोपाल कृष्ण जी पूरे के पूरे इलेक्शन के मूड में आ गए हैं। उनको ये भी मालूम नहीं कि 3.5 करोड़, अगर वो कहते हैं कि 3.5 करोड़ आवास बने, उनको मैं बता दूं 2 करोड़ आवास अधूरे बने हुए हैं। उनको ये भी मालूम नहीं कि घर में पानी कितना है, कितने घरों में पानी जा रहा है। मेरे जिले के अंदर जो योजना चल रही है वो योजना अधूरी है और भारत में 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोगों को अभी भी पानी मिला नहीं है। तो आपकी उपलब्धियां और लीकेज प्रूफ गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो IAS अफसर यहाँ पे CBI के तहत पकड़े जा रहे हैं, किसानों से घूस लेते हुए, वो भी छोटी बड़ी नहीं, 10 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए हैं। तो भ्रष्टाचार तो में आप लिप्त है और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या बात करोगे? आज सिस्टमेटिकली आपके जितने क्लेम है गोपाल जी, वो क्लेम कितने वैलिड है ये भी पहले चेक कर लो।
अगर वो वैलिड नहीं है तो कहीं चुनाव में ज्यादा अभी बोलोगे ये तो सरकारी लोगों के आंकड़े पत्थर हैं। पड़ेंगे, लोगों के पत्थर ठीक पड़ेंगे। नहीं है है, clear। ठीक। सरकारी अवनी जी, आंकड़े हैं। ये जो आप एक चेक कर प्रयोग लीजिए था, ना। हालांकि पवन सर ने कहा अच्छा है, जो आपके जो आपके अपने अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी कह रहे हैं अच्छा लगा देखने को। प्रियंका जी ने एक नई शुरुआत करी और उम्मीद भी है, मोराल बूस्टर की तरह काम करता है कोई राष्ट्रीय नेतृत्व का चेहरा जब स्टेट में जाता है। लेकिन आलोक सर ने और मैंने भी इस चीज को गौर किया, पिछली बार भी सरकार कांग्रेस पार्टी नहीं बनाई थी कमलनाथ जी के नेतृत्व, लेकिन उसके बाद आपसी गुटबाजी और जैसे सिंधिया जी गए सरकार नहीं बची। जबकि लोग आज भी इस बात को कहते हैं और फैक्ट है ये कि राजस्थान में कांग्रेस की सीटें कम थी, सरकार अब तक चल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई थी लेकिन सरकार नहीं चल पाई। तो आज भी दिग्विजय सिंह का चेहरा वहां ना होना नर्मदा नदी के घाट पर, क्या ये दिखाता है कि हाँ कुछ मामला ठीक नहीं है? क्योंकि लोग कहते हैं कि साहब बहुत अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे। थोड़ा प्रकाश डालिए, आप तो भोपाल से। जी, 3 बिंदु मैं रखना चाहती हूँ। आपने जो सवाल किया और जो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी कुछ अपनी बात रखी, 3 बिंदु में मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगी। देखिए, पहला बिंदु, ये कांग्रेस में आपस में लड़ाई है, इस बात को कर्नाटक में भी बहुत तुल दिया गया। कर्नाटक में हमने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में भी हम सरकार बनाएंगे। आज दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल स्टेज पे बाकायदा मौजूद थे, हमारे सीनियर हैं और आगे हैं, तो इस बात को तुल देने से कुछ होगा नहीं। मेरा पहला सवाल ये है कि जब कर्नाटक में ये कहा गया कि बजरंग दल पर बैन लगेगा, तो इसको बजरंग बली का मुद्दा किसने बनाया? भाजपा ने। और फिर वही बजरंग बली के गदा से जो है वो क्या हुआ, वो लोगों के सामने है। अब वो गदा जो है वो मध्य प्रदेश आ गई है। तो यदि ये धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे, तो बजरंग बली अपनी गदा जो है अब वो मध्य प्रदेश में भी चलाएंगे। तो इन्होंने इस बजरंग दल को बैन करने की बात को बजरंग बली का मुद्दा क्यों बनाया? मेरा सवाल नंबर पहला। मेरा दूसरा सवाल, यदि ये कहते हैं कि भाई आप नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरा रहे हैं, हम मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, हम मामा हैं, हमको बहनों की चिंता है, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आना शुरू हुए हैं, आपकी सरकार तो बहुत समय से है, 5 साल से आप सरकार चला रहे हैं, तो अब चुनाव के 4 महीने पहले महिलाओं के खाते में पैसे क्यों आ रहे हैं? ठीक है। क्या मामा को 4 साल में अपनी बहनों की कोई एक चिंता गदा, नहीं हुई? ये मेरा दूसरा सवाल। बहनों मेरा को तीसरा याद सवाल सुन लीजिए। क्यों ये किया जो गया? तीसरा सवाल, मेरा तीसरा सवाल, चुनाव के पहले क्यों किया जा रहा है? और मेरा तीसरा सवाल यह है कि ये जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, देखिए मैं हरदा से आती हूं, हरदा मध्य प्रदेश से, और हमारे विधायक जी जो हैं वो कृषि मंत्री भी हैं। मेरा ये सवाल है कि मध्य प्रदेश में किसानों को क्या उनके चाहे वो गेहूं की बात कर लें, चाहे वो धान की बात कर लें, क्या उचित दाम मिल रहे हैं? ठीक है, वहीं MSP, बाजू में गदा जहां पे छत्तीसगढ़ है, और चुनाव वहां से के पहले गेहूं और धान की पैसा कीमत देख ट्रांसफर। लीजिए, और ठीक है। हमारी ठीक है, दाम मैंने देख तीनों लीजिए। पॉइंट ले तो लिया। इस मुद्दे अवनी पे जी, क्या कहना है? क्या मैंने गुड गवर्नेंस है? तीनों पॉइंट किसानों आपके का- ले लिए। किसानों का गोपाल मध्य कृष्ण प्रदेश अग्रवाल है जी ने और तीनों पॉइंट किसानों मुझे के लिए लगता है क्या बहुत किया जा ध्यान रहा से है सुना भाजपा हो। सरकार के द्वारा? तीनों पॉइंट पर आपका जवाब गोपाल कृष्ण जी। देखिए, गदा पे, प्रश्न का जवाब- MSP पे और चुनाव से पहले ही पैसा ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं होता। इनसे पूछिए, मैंने अवनी जी से पूछा था कि पिछली बार जब ये इलेक्शन जीते थे मध्य प्रदेश में, इन्होंने इलेक्शन के पहले जनता अरे को सरकार प्रॉमिस में किया आप था हैं, कि सवाल अवनी तो जी, अब आपके एक बार किसान- कंप्लीट करें, मैं बिल्कुल म्यूट करा दूंगा। आप हमारे नहीं, सवालों का बिल्कुल जवाब गलत दे है। नहीं रहे। अवनी जी, अगर आपने 3 सवाल पूछा है, उन्होंने नहीं बोला, अब उनको आप जवाब देने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, गोपाल कृष्ण जी। हाँ, मैं ये मैंने इनसे पहले प्रश्न पूछा था कि पिछली बार आपने प्रॉमिस किया था कि किसानों का ऋण हम माफ करेंगे, पिछली बार 100 दिन के अंदर किया क्या? पूछे इनसे, अवनी जी किया था जवाब। क्या? आपने सौदेबाजी करके इन्होंने सरकार कहा गिरा था- दी। हिमाचल में इन्होंने सौदेबाजी कहा करके कि हम सरकार बिजली गिरा दी। फ्री देंगे 300 यूनिट, दी क्या अभी? उसके बाद भी किसानों का तो हुआ ये ऋण जो माफ, जितने समय सरकार थी। आश्वासनों की राजनीति करते हैं और झूठे आश्वासनों की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी कितनी बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गए, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हमारा नाम लेके तो कम से कम झूठ मत बोलिए। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का सरकार नाम आपने लेके गिराई या झूठ नहीं? बोल रहे हैं। तो फिर ये तो आप ये सौदेबाजी 5 आपने प्रॉमिस की या कर नहीं? रहे हैं। कितने बार शाहबानो केस में इन्होंने क्या किया? तो करना क्या है? आपके पास 60 साल इस देश की जनता ने आपको यहाँ पे सत्ता में बिठाया। मुसलमानों का हाल क्या था? क्या आपने राम मंदिर बनवाया? क्या आपने धारा 370 हटवाई? क्या आपको कभी कश्मीरी घूम फिर के पंडितों इनकी सारी बात तो राम मंदिर पे त्रासदी आती के है। बारे में चिंता हुई?
क्या आप मानते हैं केरला में लव जिहाद चलता है? कश्मीर पंडित क्या- जब आए तब केंद्र क्या सरकार में आप कौन था? मानते हैं कि आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में मुसलमानों की हालत, अरे किसानों की बात करिए, हम आपसे किसानों का सवाल पूछ रहे हैं, महिलाओं का सवाल पूछ रहे हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है आपके पास। इस पे महिलाओं का जिस तरह से उत्पीड़न होता है, आपको उस पे जिस तरह से उनकी जन कल्याण का शौचालय जो इज्जत घर देने का काम किसने किया? उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए किसने लागू की? तो जो महिला पहलवान बैठे उनके साथ क्यों हो रहा है? ब्रिजभूषण के खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? आप महिलाओं के हितैषी हैं, तो महिला पहलवान बैठे हैं, उन पे आप कुछ क्यों नहीं कहते? एक सांसद के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करवाते आप? आपको जवाब देना पड़ेगा। महिलाओं को लाडली बहना कहने से नहीं चलेगा। आप एक सांसद पर एफआईआर क्यों नहीं करा पा रहे? मेरा ये सवाल है आपसे। आप यही बता दीजिए, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आपने 60 साल में कितने मकान दिए? कुछ लाख मकान थे। अब हम 3.5 मैं कह रही हूँ कि महिला पहलवानों के खिलाफ में आप एफआईआर क्यों नहीं करा पा रहे? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर दे चुके हैं और उसमें महिलाओं के नाम पे वो रजिस्टर हो रहा है। वो मकान जो पत्नी के नाम पे रजिस्टर हो रहे हैं, कितना ज्यादा एम्पावरमेंट होता है। 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुल गया, उसमें 70% महिलाएं। उस अकाउंट के अंदर जो प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना है, उस अकाउंट के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना है, उस अकाउंट के अंदर अटल पेंशन योजना है। 70% महिलाओं को, जो 50 करोड़ अकाउंट में 70% कितना होता है, वो 35 करोड़ महिलाओं को उसका लाभ मिला है। क्या किया आपने? आपने तो 2-3 करोड़ अकाउंट खोले थे 60 साल में। अवनीश जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। तो बातें करते हैं। ठीक है अवनीश जी रिप्लाई। देखिए मैंने जो तीनों सवाल पूछे, इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इनकी 2 तरह की स्कीम होती है सारे पैनल डिबेट्स पे। ये आंकड़े फेंकने लगते हैं, नंबर 1। दूसरा, जब इनको कुछ नहीं समझ में आता है, ये राम मंदिर पे ले आते हैं। मेरा ही सवाल है कि मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? योजना का पूछा है, इसका आपके पास क्या जवाब है? आप यदि मैं बोल रही हूँ तो आपको इनको चुप करना मुझे पड़ेगा। लगता है दोनों तरफ से सवाल ही सवाल है। बात नहीं रख सकते। अवनीश जी ने सवाल पूछा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने भी सवाल पूछ लिया। नहीं, मेरा ही तो सवाल पे सवाल है, जवाब नहीं है। उसको जवाब देना पड़ेगा। मेरा बड़ी सिंपल सी बात है। नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। जो सरकार में होगा उसको जवाब देना पड़ेगा। जब हम सरकार में आएंगे हम जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। लेकिन अभी आप सरकार में हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सवाल कैसे कर सकते हैं? वक्त की थोड़ी कमी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और उसके बाद 24 में चुनाव है। आज प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के कैंपेन की शंखनाद की है। एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है। आज कोशिश ये थी देश का सवाल में कि समझे कि सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर कांग्रेस पार्टी क्यों गई है। दरअसल 14 के बाद, हार के बाद, एक एंटनी साहब एक कमेटी बनी थी, इसमें कहा था कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व पकड़ना पड़ेगा। समय रहते कांग्रेस इस बात को समझ रही है। रिजल्ट क्या होगा थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया।